Now see the difference. जो अनाड़ी लोग होते हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग, वो क्या करेंगे? कैसे भी खींचेंगे, कहीं भी बैठेंगे, टेढ़े बैठेंगे, उठेंगे, कुछ भी है. तो देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल. स्कूल आने का एक सबसे बड़ा मकसद क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी एज ए होल वो डेवलप होना चाहिए. यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक, यू मस्ट बी एबल टू आंसर, यू मस्ट बी एबल टू क्वेश्चन. कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए. क्लास में कभी कभी क्वेश्चन करते हैं टीचर से, ये यस में सब समझ में आ गया, हाँ यस में जाओ अब जल्दी से. कैसे करते हैं? आई वॉन्ट ऑल चेयरफुल फेसेस. अगर 36 ना दिखे, 36 बोलते हैं 32 बोलते हैं, चलिए ठीक है, मैंने सोचा शायद 36 वाले भी हैं. तो अगर 36 ना दिखे तो कम से कम प्रेजेंट स्माइल जो है वो फेस पे रहना चाहिए. ये कोई आपका नॉर्मल क्लास नहीं है, इट इज़ एक्स्ट्रा, एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा. यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में चेक करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और आपको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? वी आर जस्ट प्लेइंग ए गेम, स्मॉल गेम यहाँ पे खेल रहे हैं हम लोग सब मिल कर के. सो आई वॉन्ट ए फ्री एंड फ्रैंक एनवायरनमेंट हियर. व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? ओके. तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं देगा आपको, और किसी भी टाइप का फियर जो है वो अपने दिमाग से निकाल दो, पहली चीज़. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप एक मकसद से आ रहे हैं. व्हाट इज़ द पर्पस? पिछली बार भी ये सवाल आया था, लास्ट वीक भी, हैं? टू लर्न, टू मेक मनी, पैसे वैसे की बात कर रहे थे ना कुछ आप लोग. वो चीज़ें हैं अपनी जगह पे, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ. मेनली क्या है कि यू आर जस्ट ग्रोन अप स्टूडेंट्स. आपको दुनिया में आगे तरक्की बहुत करनी है. क्या करना है? बहुत तरक्की करनी है. और तरक्की करने के लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं इस दुनिया में जो कि आपको मालूम होना चाहिए. अगर वो रूल्स आपको नहीं मालूम होंगे तो आप अपने तौर पे एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सपीरियंस करने में क्या होगा? बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें नहीं सीखेंगे. और एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि 3 टाइप के लोग होते हैं. एक तो वो कि जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं हर चीज़ का, कि देखें ऐसा होता है कि नहीं होता है, हैं? थोड़ी सी लंबी जंप भी मार के देखते हैं वहाँ तक जाते हैं कि नहीं, नाला है, नाले में देखते हैं, ओ चल ट्राई मारते हैं, और नाले में गए अंदर, और उसके बाद में तो वहाँ से अपने को सबक हो गया, यार ये नाले में अपन क्रॉस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस हो गया. हर तरीके के एक्सपीरियंस करते हैं. वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग अवरसेल्व्स. उस एक्सपीरियंस में बहुत से लोग क्या होता है, एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर वही मिस्टेक करते हैं. दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं, दे आर कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, और उससे कुछ लेसन हासिल नहीं करते विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट. एक्सपेरिमेंट से भी आपको लेसन्स मिलते हैं, फेलियर्स से आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं. फेलियर से किस तरीके के लेसन मिलते हैं? यू कम टू नो योर शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर द वीकनेसेस यू हैव. सो दोज वीकनेसेस यू शुड ओवरकम, रिमूव दोज वीकनेसेस एंड देन ट्राई अगेन. दैट्स अनदर अप्रोच. बट विदाउट इम्प्रूविंग अपॉन, if you keep trying on the same way again and again, you are bound to fall, isn't it? And तीसरी कैटेगरी क्या होती है कि एक शख्स ने एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हुआ या पास हुआ, जो भी हुआ उसका कामयाब हो गया, उससे वो सबक सीख लेते हैं. and they don't repeat those mistakes what he did and improve themselves. Now it is up to you. You have to decide कि in which category you want to fall in. कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है. बात समझ में आई कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आया ना, पूछना है. चुपचाप बैठना नहीं है यहाँ पे, मूर्ति की तरह से बैठ करके टाइम पास करके नहीं जाना है. मेरा मकसद क्या है कि आप लोग कुछ सीखें, और अभी से, अभी चूँकि आप यू आर जस्ट ग्रोइंग अप,
अगर कुछ वीकनेसेस, कुछ कमज़ोरियाँ आपके दिमाग में हैं तो उनको निकाल दीजिए और अपना रास्ता जो है वो करेक्ट कर लेंगे, देन यू विल ऑल्सो बिकम समथिंग ग्रेट इन द डेज टू कम। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 to 10 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स। क्योंकि एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, योर एज इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल, especially the period from 15 years to 25 years of your age, most important period. It will either break you or it will make you. दो में से एक चीज़ हो जाएगी इन 10 साल के अंदर। You are around 15 now, 15, 16? This time, यानी कि आज से ले लीजिए आप, यहाँ से लेकर के 10 साल के अंदर you must have a long term planning for yourself। और यह पीरियड है, इसमें डिसाइड होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू पास योर लाइफ, ए डिसेंट लाइफ या एक गई गुजरी लाइफ या एक स्ट्रगलस लाइफ। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी के ये 10 साल अगर एंजॉय करने में लगाते हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, गेम्स के थ्रू हो, गपशप हो, या अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में हो, बाइक रेसिंग हो, एनीथिंग, इफ दे आर वेस्टिंग देयर टाइम नाउ, बाकी की ज़िंदगी जो है ना वो दे कीप स्ट्रगलिंग, पूरी ज़िंदगी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है एंड दे कैन नेवर कम अप। और इसके अगेंस्ट, इसके बरक्स जो बच्चे ये 10 साल मेहनत करते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं, वो बाकी की ज़िंदगी जो है मज़े मारते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। अगेन चॉइस इज़ योर्स। ये 10 साल का पीरियड जो है इट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। एंड जो मैक्सिमम पीरियड बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं है, उससे पहले भी आप सेटल हो सकते हैं, उसके बाद में भी सेटल हो सकते हैं, लेकिन ये 10 साल का पीरियड जो है इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और इसी टाइम में शैतान के हमले जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं आपके ऊपर। टाइम पास का होता है, पढ़ाई से भागते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ है उससे भागते हैं। और जवानी की तो इबादत भी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, मालूम है कि नहीं? अब आप जवान हैं माशाल्लाह, तो आपकी तो इबादत भी बहुत ज़्यादा पसंद है अल्लाह को। तो आपको ये देखना है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सबक सीखते हैं या खुद एक्सपेरिमेंट करके अगेन एंड अगेन वो इस एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट इम्प्रूविंग, या क्या करते हैं। इट इज़ चॉइस इज़ एब्सोल्युटली योर्स। हर शख्स की ज़िंदगी उसके अपने हाथ में है, कोई किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी बनाने या बिगाड़ने का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं वो गलती करते हैं। यानी कि अगर आप कुछ बन गए, इट इज़ योर विल पावर, योर पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी अपनी जो है वो क्वालिटी है कि आप कुछ बन गए। और अगर आप कुछ नहीं बन पाए, ब्लेम योर सेल्फ, आपने टाइम वेस्ट किया। और आजकल तो गाइडेंस का भी बहुत ज़्यादा मामला जो है खुला हुआ है, सबको मालूम है कि गाइडेंस किस तरीके से मिल रही है, और हर जगह पे लोग गाइड करने के लिए खड़े हुए हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ का तो ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन फॉर यू, कहीं पर भी किसी भी लाइन में जा सकते हैं। और उसके लिए कुछ फंडास हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कवर सक्सेस, हमने जो टाइटल दिया है इस सीरीज़ का, जिसमें हम बात करेंगे बहुत से एस्पेक्ट्स को। हर बार मैं हर सैटरडे को या जब भी हम बात करेंगे आपसे, तो कोई एक ख़ास टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें होगा क्या कि आपको अपनी बहुत सी चीज़ें जो आपने समझी हुई हैं, यहाँ पे बात होने के बाद में उनको चेंजेस लाना ज़रूरी है आपकी सोच के अंदर। अगर आपके अंदर से ठीक हो गया ना, तो बाहर का ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से हो या किसी और तरीके से, लेकिन उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताऊँ आपको कि पुराने ज़माने में क्या था कि लोग समझते थे कि दुनिया जो है फ्लैट है। दुनिया क्या है? ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है, मालूम है ना? दुनिया फ्लैट है और सूरज जो है वो इधर से निकल कर उधर डूब जाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं थी। जब थोड़ी समझ आई तो पता चला कि नहीं, दुनिया तो ठहरी हुई है, सूरज उसके अगेंस्ट में, मतलब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा साइंस ने डिस्कवरी करी, पता चल गया कि हाँ, दुनिया जो है गोल है और इसके चारों तरफ सूरज जो है वो चक्कर लगा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद में पता चला कि सूरज जो है वो अपनी जगह पे है,
और दुनिया जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है, सर्किल में, ऑर्बिट्स में, है कि नहीं? ये बात आई क्लियर? और अभी लेटेस्ट थ्योरी क्या है मालूम है किसी को? इवन सन इज नॉट स्टेशनरी, सूरज भी अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है। फुल गैलेक्सीज, सब कुछ आसमान में तैर रहा है। नथिंग इज स्टेशनरी इन दिस यूनिवर्स, सब कुछ जो है एवरीथिंग इज फ्लोटिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स देयर एंड। ये कुरान की वर्स में है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे साबित होती है कि यानी कि सन भी एक जगह पे रुका हुआ नहीं है जो हमको लगता है कि रुका हुआ है, बट इट इज़ नॉट स्टेशनरी। वो भी एक एज ए होल अपनी फैमिली के साथ, यानी कि 9 स्टार्स के साथ में, ये अपने प्लैनेट्स हैं उसके साथ में एज ए होल मूव कर रहा है कहीं पे। अब बल्कि ये अकेला ही नहीं, फुल जो गैलेक्सी है हमारी, फुल गैलेक्सी मूव कर रही है, पूरा बंच ऑफ स्टार्स जो है मूव कर रहा है। एंड द वर्ल्ड यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ये भी आपको पता चला होगा, पता चला है कि नहीं कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, मुस्तकिल बढ़ रही है। और साइंस जो है अभी तक कोई सिरा इसका नहीं निकाल पाई है कि कहाँ से दुनिया शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, तो ये डिस्कवरीज तो आती रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी थ्योरीज जो हैं वो वक्तन फ़ौक्तन चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर भी जो आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ख़ास तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँगा आप लोगों की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उनको सही करना है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने पपीते के बीज देखे? पपाया सीड्स, हाउ इट इज़ ब्लैक। एप्पल के सीड्स देखें कैसे होते हैं? ब्राउन टाइप होते हैं। ये सीड्स देख करके कोई बता सकता है कि ये किसके बीज हैं, इल्ला ये कि आपको मालूम हो किसी चीज़ के। जैसे एप्पल के सीड अगर मैं दिखाऊं आपको, आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एप्पल के सीड हैं? या किसी और चीज़ के मैं सीड दिखाऊं, पूछूंगी ये किस चीज़ के सीड हैं, बता पाएंगे आप? बहुत मुश्किल है ना, जब तक कि, क्योंकि पपैया क्या है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो हम लोग अक्सर यूज़ करते रहते हैं, तो मालूम है कि ये पपीता के बीज होते हैं। लेकिन बीज देख करके आपको उसमें कोई पपीते जैसी बात दिखती है? दिखती है कि नहीं? वो कहीं से भी पपीता दिख रहा है आपको? या एप्पल का सीड देख करके कहीं से भी वो आपको दिख रहा है क्या कि ये एप्पल का सीड है, यानी कि ये एप्पल है, एप्पल बन जाएगा? लेकिन हकीकत ये है कि उसी बीज से वो पेड़ बनता है और फिर उसमें एप्पल लगते हैं। ये बात है कि नहीं? यानी कि वही बीज आप जो है लगाएंगे ज़मीन में तो वो बड़ा होगा, बड़ा होकर के फिर पेड़ बनेगा और पेड़ बन करके उसमें जो एप्पल लगेंगे या पपैया लगेगा बड़े होने के बाद में, तो वो उसका कहना है कि उसका फल है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि पोटेंशियली उस सीड के अंदर पूरा का पूरा पेड़ छुपा हुआ है कि नहीं? उस गुठली में, या आम की गुठली ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आम जो खाते हैं हम लोग आजकल बहुत खाए हैं, उसकी गुठली में पूरा पूरा पेड़ छुपा हुआ है, प्रोवाइडेड उसको आप ज़मीन में उगा दें, पानी वगैरह दें, उसको हो जाए। अगर यही सीड पपैया के हों, एप्पल के हों या आम के हों, अगर इनको ले जा करके किसी हम बैरन लैंड, बंजर ज़मीन जिसको बोलते हैं, इनफर्टाइल लैंड जो होती है, अगर उसमें लगा दें तो क्या ये पेड़ बन पाएंगे? यानी कि ये 1000-2000 बीज भी आप वहाँ पे लगा देंगे इनफर्टाइल लैंड के अंदर, बंजर ज़मीन में, तो वो पेड़ नहीं बनेंगे। लेकिन अगर एक बीज भी आप फर्टाइल लैंड में लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? वो पेड़ बनने के चांसेस उसके 99% हो जाएंगे, अगर उसको प्रोवाइडेड आप जो है बराबर से पानी दे रहे हैं, धूप मिल रही है, सब उसकी केयर वगैरह हो रही है थोड़ी सी, तो देन इट बिकम्स फुल ट्री, है कि नहीं? तो ये समझ लीजिए कि यानी कि एक बीज को लगाने में और पेड़ बनने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या हो गई? फर्टाइल लैंड। पानी, हवा, धूप, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एनवायरनमेंट वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फर्टाइल लैंड। इसी तरीके से आप लोग जो हैं जितने बैठे हुए हैं मेरे सामने बिल्कुल बीज की तरह से, क्या है? सीड। आपके माथे पे नहीं लिखा है, आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये आम का ट्री बनेगा, ये एप्पल का ट्री बनेगा और ये पपैया का ट्री बनेगा। कौन सा ट्री बनेगा कह सकता है कोई?
सब स्टूडेंट बराबर होते हैं? हम जब स्टूडेंट थे तो हम भी ऐसे थे, किसी को नहीं मालूम था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, ये होएगा वो होएगा, फलाना दिमाग सब, समझे कि नहीं? तो आपको भी देख करके ये कह नहीं सकता कोई भी कि आप कल क्या बनोगे, और बनोगे भी कि नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बीज जो है वो पेड़ नहीं बन पाता। हर बीज पेड़ नहीं बन पाता, बीज पेड़ वही बन पाता है जिसको फर्टाइल लैंड में लगाया जाता है। आप भी ग्रो हो करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बशर्ते कि आपको फर्टाइल लैंड मिले। और आपकी फर्टाइल लैंड क्या है बताइए? आपकी ज़रख़ेज़ मिट्टी कौन सी है? स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन। और कौन? बताओ, बोलिए, उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, सब चलेगा। राइट डायरेक्शन, ओके। और बोलिए। स्टडीज़, स्कूल एजुकेशन, स्टडीज़, राइट डायरेक्शन। और बोलिए। टारगेट मीन्स गोल, ओके। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। पेरेंट्स मोटिवेशन, ओके। चलो, कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? Taking steps to achieve our goal. हैं? Taking step to achieve our goal. टेकिंग स्टेप्स, एक्शन, ओके, ठीक है, एक्शन में आ गया। और कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, बिकॉज यू हैव टू, इट इज़ योर लाइफ, यू आर ए बीज। तो आपकी फर्टाइल लैंड क्या होगी? आपको ग्रो करके एक पेड़ बनना है और बड़ा सा ट्री बनना है आम का। बताऊं क्या लैंड है? तो सुनिए, उसके लिए यू कैन विन एक बुक है, शिव खेरा साहब की है, अमेरिका में रहते हैं वो, और उन्होंने वो किताब लिखी है यू कैन विन। उनका जो ओपनिंग स्टोरी है दैट आई विल शेयर विद यू, उससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको। उन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि एक बैलून वाला जो है ना, जो गुब्बारे बेचता है, वो एक मेले में बलून बेच रहा है। और बलून कौन से? जिसमें वो गैस भरी रहती है, उड़ते रहते हैं ना। तो जैसे ही उसकी सेल ज़रा कुछ कम होने लगती है तो कभी वो लाल कलर का गुब्बारा एक छोड़ देता हवा में, तो उसको देख करके बच्चे जो हैं दौड़ के आ जाते हैं और उसके गुब्बारे बलून्स जो हैं बिकने लगते हैं। कभी वो पीले कलर का छोड़ देता है। तो इस तरीके से वो अपनी सेल उसकी खूब हो रही है। एक छोटा बच्चा थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ देख रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये जब वो थोड़ी देर में छोड़ देता है गुब्बारा, और वो गुब्बारा जो है जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या होता है? ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई है वो। तो उसने आके पूछा, कह रहे हैं कि अंकल ये अगर ब्लैक कलर का गुब्बारा हम छोड़ेंगे तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? ब्लैक कलर का गुब्बारा अगर छोड़ेंगे हम तो क्या ये भी ऊपर जाएगा हवा में? तो उसने कहा, गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटे, इट इज़ नॉट द कलर ऑफ द बलून विच टेक्स इट अप, इट इज़ वॉट इज़ फिल्ड इनसाइड इट दैट टेक्स इट अप। इस गुब्बारे के अंदर जो चीज़ भरी हुई है वो इसको ऊपर लेके जाती है। इसके कलर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये येलो कलर हो, ग्रीन कलर हो, ब्लैक कलर हो, रेड कलर, कोई भी कलर होने दो, लेकिन ये गुब्बारे जो हैं सब ऊपर जाएंगे अगर इसके अंदर वो गैस भरी हुई है तो। बात समझ में आई? तो वो गैस का नाम है आपका बिलीफ सिस्टम, आपका यकीन, आपकी खुद एतमादी, कि हाउ मच यू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको वो डिस्कवर करना है कि आपका बिलीफ सिस्टम अगर कुछ बोलता है कि आप कुछ कर सकते हो तो आप कर सकते हो। वो फर्टाइल लैंड है आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आप डाउट में हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई मारते हैं, निकल गए तो अच्छा है, तो नहीं होने वाला। आपको इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हमें ये काम में हम लगे हैं तो हमें जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई भी काम हो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपकी पढ़ाई का हो या आपका कॉम्पिटिशन्स का हो, आपकी सर्विस का हो, आपका बिजनेस का हो, कोई भी काम होने दीजिए। लेकिन अगर वो चीज़ आपने ठान ली कि ये हमें करना है तो वो करना है और वो होके रहेगा। और वो दैट इज़ कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। और आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है, यानी कि आपका यकीन, खुद एतमादी आपके अंदर है, तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो आपके फर्टाइल लैंड के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है जो आपको ऊपर लेके जाएगी? किस टाइप की गैस चाहिए आपको अंदर से? बिलीफ की।
यकीन की, इतना यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। और ये इस सवाल का जवाब मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर शख्स की क्वालिटीज़ अलग हैं, सिफ़ात अलग हैं, उसके अंदर टैलेंट अलग अलग है, पोटेंशियल अलग है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने अलग अलग क्वालिटीज़ सबके अंदर रख के भेजा है, वो आपको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि अपनी एप्टीट्यूड को देखना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड में बेहतर हूँ। जैसा कि पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि सबको पैसा कमाना है, तो यहाँ पैसा ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन फोकस आपको पैसे पे नहीं करना है। फोकस करना है आपको अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी सलाहियत के ऊपर। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको निखारना है और उसके हिसाब से काम करना है। पैसा तो दौड़ के पीछे आता है। पैसे के लिए जो काम करते हैं ना, तो फिर नौकरी करके पैसे के लिए नौकरी गए, पैसे के लिए खाए, पैसे के लिए सोए जागे और लास्ट में पैसे के लिए मर गए, ख़त्म हो जाती कहानी। तो यहाँ फोकस पैसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, पैसे की तो टेंशन लेना नहीं है आपको। आपको तो सिर्फ ये ढूंढना है कि व्हाट इज़ योर फर्टाइल लैंड और किस तरीके से आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और यही बातें मैं समझाने के लिए बुलाया आपको कि अगर ये बातें आपकी समझ में आ गई और आप थोड़ा सा सीरियस होकर अपने बारे में सोचने लगे, तो देयर इज़ नो रीज़न वाई यू विल नॉट सक्सीड। आज से आपको ढूंढना है कि आपकी एप्टीट्यूड क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। एप्टीट्यूड के लिए यानी कि अपना पैशन जानने के लिए, अपना इंटरेस्ट जानने के लिए आपको ये देखना है कि मैं कौन सा काम 10-12 घंटे बगैर थके कर सकता हूँ, बगैर थके। कौन सा ऐसा काम है, चाहे वो खेल का ही क्यों ना हो, और डेली बेसिस पे करना है मुझे, इतना ज़्यादा मुझे उसमें मज़ा आता है। अगर कोई ऐसा काम जो आप डेली बेसिस पे घंटों के हिसाब से कर सकते हैं, बगैर ये परवाह किए कि मुझे पैसे कम मिलें या ज़्यादा या ना मिले पैसे, मुझे इसमें मज़ा आता, मैं तो ये करूँगा। दैट इज़ योर पैशन, दैट इज़ योर इंटरेस्ट, दैट इज़ द क्वालिटी यू हैव। शॉर्टकट बताया मैंने आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो चेंज होता रहता है। आपकी दिलचस्पी जो है वो चेंज हो जाती है। आजकल क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट आने लगा, लेके सब बैट और बॉल जो है लेकर पहुंच जाते ग्राउंड में हैं। फुटबॉल का सीज़न आया तो फुटबॉल खेलने लगे। तो वो सीजनल बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यू हैव टू सी कि वेयर यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड एंड विच पार्ट यू कैन डेडिकेट योर सेल्फ नाइसली। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप को देखना है कि करना क्या। करना सब आपको खुद है। यानी कि अरबी में कहावत है कि एक आदमी 100 प्यासे ऊंटों को पानी पिला सकता अकेले। क्या कहावत है अरबी में? एक आदमी 100 कैमल्स को पानी पिला सकता है अकेले। कैसे पिलाएगा? सबको लेकर के चला जाए पॉन्ड के पास में, तालाब के पास, और छोड़ेगा तो पानी दिखेगा तो पी लेंगे वो लोग, प्यासे होंगे तो, है कि नहीं? लेकिन 100 आदमी मिलकर के एक ऐसे ऊंट को पानी नहीं पिला सकते जो पानी पीना ना चाहे, प्यासा ना हो। अगर 100 आदमी मिलकर के भी ज़बरदस्ती भी उसको पानी पिलाना चाहे तो वो पिएगा नहीं, क्योंकि वो प्यासा नहीं है। तो अगर आपके अंदर प्यास है तो वो रास्ता हम दिखा सकते हैं आपको। आपको तालाब तक ले जा करके छोड़ सकते हैं, पानी तो खुद पीना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं? जब थक जाते हो, कहीं घूम के आते हो, कहीं भी पानी मिलता है तो कैसे दौड़ के जाके पी लेते हो, है कि नहीं? खुद से पी लेते हो, कोई बोले नहीं बोले, मना भी करे तो भी उठा के चढ़ा लो जल्दी से, प्यास लगी है ना? बिल्कुल यही चीज़ है असल ज़िंदगी में भी। तो आपके अंदर वो डिज़ायर है क्या, वो क्वालिटी है क्या कि आप किनारे तक पहुंच गए पॉन्ड के और फिर भी पानी ना पिए, तो ये बदनसीबी वाली बात। तो हम या और भी लोग जो हैं या टीचर्स जो हैं वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको पॉन्ड तक ले जाके छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी तो खुद पीना पड़ेगा आपको।
एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स हट के सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसने ये करा तो मैं भी ये करूँगा, उन्होंने ये करा तो मैं भी ये करूँगा। आपको यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब मैं बताऊँ आपको, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान था, वो मर गया, उसके 3 बेटे थे। तो जब मरा तो उसके कितने थे, 17 हॉर्सेस थे उसके, 17 घोड़े जो थे वो छोड़ के मरा। अपनी वसीयत में उसने लिखा कि जो सबसे बड़ा है उसको जो है 1/9 हिस्सा मिलेगा, जो मिडिल वाला है उसको 1/3 मिलेगा, और जो सबसे छोटा है उसको हाफ मिलेगा, 1/2। 17 घोड़े हैं, 1/2, 1/6, वो 1/3 एंड 1/9 कैसे डिवाइड करेंगे तीनों लड़कों में? मैथमेटिक्स। 17 horses, you have to divide 1/9 in one part, 1/3 in the other part, and half 1/2 last part. अगर हाफ करते हैं तो 17 के हाफ कितने हो गए? 8.5। तो घोड़े को काट देंगे तो मर जाएगा वो। तो कैसे हल करें मामले को? अब यहाँ पे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी जो है वो आती है। दे वेंट टू द वन वाइज मैन, उससे बोला कि हमारी ये डिफ़िकल्टी है कि हम अब घोड़ों को बांटे कैसे आपस में। 17 घोड़े हैं और उनके जो वालिद की वसीयत है वो ये है कि 1/9 पार्ट जो है वो एक को मिले, और 1/3 जो है दूसरे को मिले, और हाफ जो है वो तीसरे को मिले। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है। उसने सोचा थोड़ी देर, और उसके बाद में उसने क्या किया, अपना घोड़ा ला करके उसमें मिला दिया 17 में। कितने हो गए अभी? 18 का 1/9 कितना हो गया? 2। ओके, 2 घोड़े, एक को दे दिए, कहने तुम जाओ। 1/3 कितना हुआ 18 का? 6। स्पीक आउट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत आंसर होगा। डरो नहीं, बोलो, बोले से कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, 6 हो गए, 6 उसको दे दी। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 18 का 1/2 कितना हुआ? 9 उसने उसको दे दिए। कितने बचे? 1 बचा। तो वाइज मैन ने अपना घोड़ा वापस ले लिया। डिवीज़न हो गया कि नहीं? डिवीज़न बराबर हुआ कि नहीं? अभी क्या बात, अभी दिमाग के घोड़े दौड़े नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नॉट नेसेसरी कि 17 है तो 17 को आधा आधा काट करके बराबर कर दे सबको। क्या अकलमंदी करी? फिर से एक बार रिवाइज कर लो। 17 थे, उनको एक और मिला दिया तो कितने हो गए? 18। 18 के आधे कितने हो गए? 1/2 कितना हो गया? 9। 18 का 1/3 कितना हो गया? 6। एंड 18 का 1/9 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 9, 6 एंड 2। टोटल कितना हुआ? 17। सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन? तो इस तरीके से आपको हर प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू गो मल्टीपल वेज। एक तरीका नहीं है। अगर ये चीज़ हल नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हल हो रही है, क्या वजह है, इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ? डिफरेंट ऑप्शन से अप्रोच करना है उसको, डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच करके उसका सोल्यूशन निकालना है। एक जगह से आंसर नहीं मिला, दूसरा ट्राई, तीसरा ट्राई, चौथा ट्राई, 5वां ट्राई। यू हैव टू कीप ट्राइंग टिल यू गेट द सोल्यूशन, एंड यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस कि आई विल गेट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। इसके बाद में जो बात कर रहा था मैं, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम का। एक लड़की थी इन अमेरिका, शी वॉज बॉर्न टू ए ब्लैक फैमिली। ब्लैक फैमिली जानते हो? नेग्रोज, अफ्रीकन, दोज वर इन अमेरिका। 1940 में उसकी पैदाइश हुई। सच्ची स्टोरी है, इट इज़ नॉट ए मेड स्टोरी। 1940 में उसकी पैदाइश हुई। पैदाइश होने के एक आध साल के बाद में जो था उसको पोलियो हो गया, पोलियो। एंड 1940 की बात है, तो उस टाइम में साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स थी।
कन्वेंस भी इतना नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो उसने था डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने उससे बोला कि ये आपकी बेटी जो है कभी भी चल नहीं पाएगी, अब अपने पैरों पे चल नहीं पाएगी। तो बच्ची की माँ ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी चलेगी। क्या कहा उसने? चलेगी। डॉक्टर का ओपिनियन क्या है कि आपकी बेटी अब कभी नहीं चल पाएगी, इसको पोलियो हो गया है, इसकी दोनों टांगें सूख गई हैं, बेकार हो गई, तो अब ये चल नहीं पाएगी ज़िंदगी में। उसने क्या करा, इधर दौड़ उधर दौड़, तो तकरीबन कहीं 80 किलोमीटर दूर उसके गांव से एक हॉस्पिटल था जहां पे उसको पता चला कि पोलियो का इलाज हो सकता है वहां पे। वो वहां पर उनको जा कर के दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, 1-2 साल आपको इसको लेके आना पड़ेगा। तो 80 किलोमीटर दूर उस ज़माने में 1940 में, जबकि कन्वेंस का भी इतना इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था जितना आज है, उसको लेकर के हफ्ते में 2 बार उस हॉस्पिटल में जाती थी और तकरीबन 2 साल उसने चक्कर लगाए। 2 साल के बाद में वो बच्ची जो थी कुछ सपोर्ट लेकर के, बैसाखी वगैरह लेकर के खड़े होकर के थोड़ा थोड़ा चलने लगी, समझे। और फिर उसका ट्रीटमेंट उसकी माँ जो थी बराबर करती रही। और फिर 1956 में जो फर्स्ट ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया रनिंग में, एंड शी वन द 1 गोल्ड मेडल। 1956 में जो ओलंपिक्स हुए उसमें उसने हिस्सा लिया, उसका नाम था विल्मा रॉड्रिग्स करके कुछ नाम है उसका। और 1960 के ओलंपिक्स में शी बिकेम द फर्स्ट लेडी टू विन 3 गोल्ड्स इन द ओलंपिक्स 1960 में। ये बिलीफ सिस्टम था, बिलीफ था मतलब अपने ऊपर यकीन था, उसकी माँ को यकीन था। बच्ची ने क्या कहा, कहना डॉक्टर ने तो बोला था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं चल सकती हूँ। मैंने अपनी माँ के ऊपर यकीन किया। ईमान, जिसको ईमान बोलते हैं ना, यकीन, बिलीफ, दैट इज़ कॉल्ड ईमान। वी कॉल इट ईमान ना। अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है कि नहीं, पैगम्बर्स पे ईमान है, कुरान पे ईमान है, बिलीव है कि नहीं है, दैट इज़ अ बिलीफ, पूरा पक्का यकीन। तो दिस इज़ द पावर ऑफ बिलीफ। जब यकीन किया कि मैं ऐसा कर सकते हैं तो उसने वैसा किया। एक और स्टोरी जो आप लोगों को मालूम ही होगी, थॉमस अल्वा एडिसन, नाम सुना है? थॉमस अल्वा एडिसन, ही इन्वेंटेड दिस लाइट बल्ब। एंड कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने? 10,000 एक्सपेरिमेंट्स। एंड 10,001 टाइम में जो था वो बल्ब जला पाया। लोगों ने कहा था कि आप तो बहुत ज़बरदस्त फेलियर का सामना करना पड़ा। तो उसने कहा नो, आई एम नॉट अ फेलियर। नाउ आई नो कि विद दीज 10,000 वेज यू कैन नॉट लाइट द बल्ब। सी द थिंकिंग, उसको यकीन था कि मैं कुछ कर लूँगा। इससे पहले उसके बचपन में क्या हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन का पावर ऑफ बिलीफ बता रहा हूँ मैं आपको। जब इसको स्कूल भेजना शुरू किया तो उसके स्कूल वालों ने उसको, जब छोटा ही था वो, उसको उठा करके एक लेटर के साथ में भेज दिया घर पे। तो उसकी माँ ने वो लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था कि योर चाइल्ड इज़ डम एंड डीफ एंड ही कैन नॉट स्टडी, सो यू टेक हिम होम। तो उसकी माँ ने वो लेटर पढ़ा और रख लिया यूँ करके। तो उसने, बच्चे ने पूछा, यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछा कि मम्मी इसमें लेटर में क्या लिखा है, कि वो तो छोटा था, उसको पढ़ना नहीं आता था। तो उसकी माँ ने उसको जवाब दिया, कहने कि टीचर्स ने लिखा है कि आपका बच्चा हाईली टैलेंटेड है, बहुत अच्छा ज़हीन बच्चा है, और इस बच्चे को, इतने ज़हीन बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, इसलिए आप इसको घर पे ही पढ़ाइए। बात बिल्कुल उल्टी उसकी माँ ने कही। उस बच्चे ने अपनी माँ की बात पे यकीन किया। किस पे यकीन किया? अपनी माँ की बात पे यकीन किया। और ही हिमसेल्फ स्टार्टेड थिंकिंग आई एम ए जीनियस, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। और घर में ही उसने एजुकेशन हासिल की और फाइनली ही बिकेम द साइंटिस्ट, जिसको कि स्कूल से एक बिल्कुल नकारा बॉय की हैसियत से निकाला जा चुका था। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ का कहने का मतलब क्या होता है कि यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल, तब आप सक्सीड कर सकते हैं। इसी तरीके से
तारिक बिन ज़ियाद हिस्ट्री में मुस्लिम रूलर्स, व्हेन ही वेंट टू स्पेन को जब फतेह किया था तो समंदर से कश्तियाँ गईं, फ़ौज वगैरह जो थी समंदर से गई, और स्पेन में थी बहुत पावरफुल आर्मी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ौज थी। वहाँ पे क्या किया उन्होंने कि उतरने के बाद, साहिल पे उतरने के बाद में व्हाट ही डिड, जितनी कश्तियाँ थीं अपनी उनको आग लगा दी, जितनी भी अपनी वो बोट्स थी ना उस पर आग लगा दी। और नॉर्मली होता क्या है कि जब आर्मी कोई फाइट करती है तो अपना एक रिट्रीट का भी हिसाब किताब रखते हैं, अगर पीछे हटना पड़ा तो हम यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाएं। तो सोल्जर्स ने पूछा, कहना है आपने सब कश्तियों को आग लगा दिया और यहाँ पर अगर हमें डिफीट हुई तो हम क्या करेंगे? कहना है कि इसलिए कि हमें यहाँ पे डिफीट होने के लिए नहीं आए हैं हम, यहाँ पे हमें जीतना ही है, एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक। तुम लोगों के दिमाग में ये शायबा भी नहीं रहना चाहिए कि अगर यहाँ से हमें डिफीट हुई तो हम जा सकते हैं। अब बस एक ही काम करना है, डू और डाई, बस कोई काम नहीं करना है, फर्म बिलीव। और वहाँ पे फिर उन्होंने जीता। सामने लाखों की फ़ौज थी, ये लोग कुछ हज़ार थे, लेकिन इसके बावजूद उस लाखों की फ़ौज को हरा करके जीता, क्योंकि अब जाने का तो चांस ही नहीं, जाने का तो चांस ही नहीं है, समंदर है पीछे और आगे जो है बड़ी फ़ौज है। तो अब दो में से एक ही काम होना है, या तो उनको हरा दो या फिर मर जाओ। बात क्लियर हुई? इसी तरीके से अपनी बात बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी। जब मैंने सर्विस छोड़ी 95 में, एयरफोर्स, गवर्नमेंट जॉब, खुद बीवी और 2 बच्चे, जब सर्विस छोड़ी मैंने यहीं बॉम्बे से, तो हमारे वतन में जाने की हिम्मत नहीं थी। वजह क्या थी? क्योंकि कोई बहुत ही इंतहाई बेवकूफ़ आदमी होगा जो गवर्नमेंट का लगा लगाया जॉब छोड़ करके आ जाए, हम अनएम्प्लॉयड हो जाए। होता है कि नहीं? गवर्नमेंट का लगा हुआ जॉब, वो भी डिफेंस का, शानदार सर्विस, यूनिफॉर्म में, वेल ऑनर्ड, एवरीथिंग। बट आई लेफ्ट द सर्विस, आई डिसाइडेड, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में छोड़ी, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फंड भी आया तो 6 महीने के बाद आया। और जब व्हेन वी लैंडेड हियर तो लॉट ऑफ ट्रबल्स इन द सेंस, सर्विस क्वार्टर्स से छोड़ना पड़ा। एक छोटा सा फ्लैट किराए पे हायर किया वहाँ पे मुमरा में, 1-1.5 साल में वहाँ रहा, क्योंकि किराया सस्ता था, 25-30 हज़ार रुपये थे कुल, उसमें से कुछ डिपॉजिट दे दिया, बाकी के 15-20 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से बेगम को दिए, कहना इसमें आपको महीने का खर्चा चलाना है, 2,000 रुपये 1 महीने के लिए, समझे? बिल्कुल बेयर मिनिमम में। और ख़ुद मैं जो था सुबह निकलता था और पूरे बॉम्बे में इधर देखना उधर देखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट विद द कॉन्फिडेंस आई विल फाइंड आउट द वे। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था, सर्विस छोड़ने के बाद में मैं चाहता तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लग सकता था एज एन एक्स सर्विसमैन। एक सर्विसमैन को कोटा होता है, तो उस कोटे के तहत चाहे मैं पुलिस ज्वाइन कर लेता, चाहे मैं मंत्रालय में चले जाते, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी हमें मिल सकता था, एनीथिंग आई कुड हैव जॉइंड। लेकिन वो सब ना करके आई केम इन द एजुकेशन फील्ड, और फिर यहाँ पे जब मेहनत की है और उसको काम किया है, देन फाइनली दीज थिंग्स केम अप। और ये स्कूल की बैकग्राउंड तो तुम लोगों को शायद नहीं मालूम होगी, मालूम है कि नहीं? हैं? ये ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ था स्कूल, ठीक है, और फिर अभी ये बिल्डिंग भी है और उधर रिंग हॉल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पावर ऑफ बिलीफ यू शुड हैव। यू मस्ट हैव बिलीफ इन योर पोटेंशियल, इन योर टैलेंट, इन योर एबिलिटी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर यकीन कि जो भी होगा मैं उसको किसी भी हालत पे कर लूँगा अपने ऊपर। और वो चीज़ आपको ढूंढ करके निकालना है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है और किस तरीके से आप कौन सा काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी 10th है आपका, 10th के बाद में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो उस वक्त तक आप नहीं सिलेक्ट कर सकते जब तक कि आपको लाइन ऑफ एक्शन नहीं मालूम हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, आपका करियर पाथ क्या है। उस वक्त तक आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है। तो ये दिस इज़ द टाइम साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद योर स्टडीज़ अपने फ्यूचर को सामने रखो
and make up your mind to invest your 10 years, next 10 years with your studies. और वो चीज़ें इस तरीके से आएंगी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, अपने रिश्तेदारों से बात करिए, टीचर से बात करिए, अपने इंटरेस्ट की बात करिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। सिंपली मोबाइल ले करके टाइम पास मत करिए, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई बिलीफ सिस्टम, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सक्सेस। आपको जो सक्सेस ढूंढना है, कामयाबी ढूंढना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ योर बिलीफ सिस्टम। वो अगर आपने डिस्कवर कर लिया, यानी कि आपकी फर्टाइल लैंड आपकी डिस्कवर हो गई, और फिर आपने अपना टैलेंट ढूंढ करके अगर उसमें लग गए, तो नो रीज़न वाई यू विल नॉट शाइन। ओके, कुछ बात समझ में आई है कि नहीं आई? थोड़ी बहुत। अब ये बातें जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि वीडियोस देख करके एकदम से दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए या अपना मज़ा लेने के लिए अगर हम वीडियोस देख रहे हैं, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, एंड विद इन दिस 10 years यू विल मेक इट और ब्रेक इट। याद रखो ये बातें, 10 साल बाद याद आएंगी आपको, बल्कि 15 साल 20 साल के बाद में मेरी बातें याद आएंगी आपको कि सर ने ऐसे ऐसे बोला था, अगर मैं इस टाइम में ये कर लेता, अपना टाइम ख़राब नहीं करता, या मैंने अपने टाइम का इस्तेमाल करा तो आज मैं ये बन गया। दिस इज़ द क्रूशियल एज, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोज हु आर नॉट कमिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रन बिहाइंड देम। दोज हु आर इंटरेस्टेड अबाउट योर ओन फ्यूचर, you want to build up your own future, they are most welcome. You can ask your any question, anything about your personal life, other things, most welcome. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। कुछ सवाल वगैरह अगर आपके दिमाग में हैं तो पूछिए, कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, पूछो उसको, पूछने की आदत डालो, क्योंकि अगर पूछेंगे नहीं तो दैट विल गो इन सबसाइड, है कि नहीं। अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करो कि वो बेचारे इतनी परेशानियों में भी आप लोगों के लिए स्कूल का इंतज़ाम किया है, फ़ीस देते हैं, कपड़े, खाना पीना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करो, और कल उनका भी बहरहाल, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर।